We have also read that what is federalism and what is the features of the federalism. And the last feature is the federal system thus that has dual objectives to safeguard and promote unity of the country while at the same time accommodate regional diversity. Therefore, two aspects are crucial for the institutions and practice of the federalism. Governments at different level should agree to some rules of power sharing. They should also trust that each would abide by its part of the agreement. An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreements to live together. You know, फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दो उद्देश्य होते हैं, है ना, डुअल ऑब्जेक्टिव्स। एक तो क्या होता है कि टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, ये देश की एकता को क्या करता है, प्रमोट करता है, उसको बढ़ावा देता है, जबकि सेम टाइम में ये रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करता है, उसको संयुक्त करता है ना। क्योंकि हमारे अगर हम भारत का ही उदाहरण ले लें तो भारत के अंदर विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, है ना, और अनेक तरह की बोलियां बोली जाती हैं। तो हमारे देश में एक रीजनल डाइवर्सिटी है, तो उसको यूनिटी में लाने के लिए फेडरलिज्म की नीड है। इसलिए भारत ने जब अपना संविधान बनाया तो भारत ने फेडरलिज्म की व्यवस्था को भी अडॉप्ट किया, और ये व्यवस्था भारत ने कहाँ से ली थी, कनाडा से। Therefore, two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism. इसलिए जो दो एस्पेक्ट होते हैं वो काफ़ी क्रूशियल होते हैं इंस्टीट्यूशंस के लिए और फेडरलिज्म की प्रैक्टिस के लिए। गवर्नमेंट जो होती है वो अलग अलग स्तर पर जो है उसको सहमत होना चाहिए सभी रूल्स के साथ, सभी नियमों के साथ, जहाँ पर पावर शेयरिंग हो रहा है ना, जहाँ पर हम सत्ता की साझेदारी करते हैं। एंड दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट, और उन्हें जो है भरोसा भी होना चाहिए प्रत्येक पर जो कि उस एग्रीमेंट का हिस्सा है, उसका पार्ट है। एक आइडियल जो फेडरल सिस्टम होता है उसमें दोनों ही एस्पेक्ट होते हैं, उसमें एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, दूसरा एग्रीमेंट होता है, जो दोनों साथ साथ रहते हैं। क्योंकि फेडरलिज्म के अंदर आवश्यक ये है कि पहले तो विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, और जो दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है वो भी क्या होता है, साथ साथ ही चलता है। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरियस फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। जो एक एग्जैक्ट बैलेंस है पावर का सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो वेरी करता है एक फेडरेशन से दूसरे में, एक संघ से दूसरे में। ये जो बैलेंस होता है वो डिपेंड करता है मुख्यतः हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर जिसमें कि फेडरेशन को फॉर्म किया गया है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ द रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। दो इसके रास्ते होते हैं जिनसे होकर के फेडरेशंस को बनाया जाता है। पहला जो रास्ता होता है उसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं जो साथ साथ आते हैं और वो अपने लिए बिगर यूनिट्स बनाते हैं। इसलिए जो पूलिंग सॉवरेनिटीज़ होती हैं जहाँ पर आइडेंटिटी को रिटेन किया जाता है, वे सभी क्या करते हैं, सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करते हैं, है ना, वहाँ की सुरक्षा को बढ़ाते हैं। और द टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड द यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो कमिंग टुगेदर जो फेडरेशंस होते हैं, तो साथ साथ आने वाले जो फेडरेशंस होते हैं वो कहाँ पर हैं, यूएसए में है, स्विट्ज़रलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। जो फर्स्ट कैटेगरी होती है फेडरेशंस की, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग विज द फेडरल गवर्नमेंट। पहली जो कैटेगरी है फेडरेशंस की, इसमें जो सभी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होते हैं, है ना, उनके पास समान शक्ति होती है, समान अधिकार होता है ना, और वो सभी क्या होते हैं, मजबूत होते हैं फेडरल गवर्नमेंट में। जैसे अगर अमेरिका का फेडरल सिस्टम देखेंगे और इंडिया का फेडरल सिस्टम देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस यही है, क्योंकि अमेरिका में जो स्टेट्स होते हैं उनके पास समान पावर्स होते हैं, है ना, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उनको जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 7वीं जो अनुसूची है
उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि सेंट्रल के पास कौन सी पावर्स होंगी, स्टेट के पास कौन सी पावर्स होंगी, और सेंट्रल और स्टेट के पास जो जॉइंट पावर्स होती हैं उनको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला जाता है। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे लिस्ट के बारे में। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है। दूसरा जो रूट है जहाँ पर लार्ज कंट्रीज़ होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि पावर्स को वो जब डिवाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में और नेशनल गवर्नमेंट में। इंडिया, स्पेन और बेल्जियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे मैंने अभी बताया कि भारत का थोड़ा डिफरेंट है अमेरिका यूएसए से, यानी कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड से थोड़ा डिफरेंट है। दूसरी जो कैटेगरी होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली होती है एज इन कंपैरिजन टू स्टेट्स। जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट की अपेक्षा। और ये जो डिफरेंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के, उसमें जो फेडरेशन होता है उनके पास अनइक्वल पावर्स होते हैं ना, और सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स। कुछ ऐसे भी यूनिट्स होते हैं जिनके पास जो है विशेष शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जब हम भारत का कंपैरिजन यूएसए से करते हैं तो दोनों के फेडरेशंस में क्या है, डिफरेंसेस है। यूएसए का जो फेडरेशन है वो क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। इंडिया का फेडरेशन कैसा है, वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। ठीक है, तो यही दोनों में क्या है, अंतर है। यहाँ पे एक कहानी भी इसको एक बार आप स्टडी कर लेंगे। अब हम चर्चा करेंगे व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, है ना। भारत को एक संघीय देश, है ना, क्या बनाता है। भारत एक संघीय देश है क्योंकि भारत संघीय व्यवस्था को फॉलो करता है। तो वो कैसे बनता है ना, और क्या चीज़ें हैं जो इसको बनाती हैं। तो अभी जैसे मैंने अभी बताया कि हम 7th शेड्यूल की चर्चा कर रहे थे कि जो हमारे संविधान में कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियाँ हैं, तो 12 में से जो 8 अनुसूचियाँ हैं वो उसी समय ऐड हो गई थी जब भारत का संविधान निर्मित हुआ था, लेकिन 4 अनुसूचियाँ संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से उनको जोड़ा गया है। ठीक है, तो अभी जो केंद्र और राज्य की जो शक्तियाँ होती हैं उनका जो बंटवारा किया गया है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है कि केंद्र के पास कौन सी शक्तियाँ हैं और राज्य के पास कौन सी शक्तियाँ हैं। ठीक है ना, तो उनको क्या है, लिस्ट के आधार पर डिवाइड किया गया है। पहला होता है यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट और तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो आप ये जब तीनों लिस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से जो हैं फंक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं और कौन कौन से फंक्शंस स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। क्योंकि हम फेडरलिज्म की चर्चा कर रहे हैं, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जब फेडरल स्ट्रक्चर होता है तो वहाँ पर, जैसे मैंने फेडरलिज्म का आपको डेफिनेशन बताया कि फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म में जहाँ पर मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, अगर एक से अधिक स्तर की जहाँ सरकार होती है या पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। ओके, जब हम पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या डिवाइड करते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, यूनिट्स में, तो वो क्या होता है, वो फेडरलिज्म होता है। क्योंकि सेंट्रल को पावर्स हैं और सेंट्रल की कुछ पावर्स स्टेट को दी गई। अब हमारा एक तीसरा और टायर बनता है गवर्नमेंट का, वो होता है लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट के पास भी अब कुछ पावर्स होते हैं जिसको 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल में जोड़ा गया है। ठीक है ना। We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of the managing diversity. But about a vast country like India with so many languages, religions and regions, what are the power sharing arrangement in our country? अब प्रश्न ये है कि हमने अर्लियर ही देखा पिछले अध्याय में कि हमने 2 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा, बेल्जियम के बारे में पढ़ा और श्रीलंका के बारे में पढ़ा। तो वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं जो है वो डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए फेस की गई। डाइवर्सिटी मतलब विविधता। विविधता कहाँ पर होती है, रिलीजन के आधार पर होती है, कास्ट के आधार पर होती है, कम्युनिटी के बेस पर होती है, ठीक है कि नहीं, या भाषा के आधार पर होती है। तो ऐसे कई प्रकार की जो डाइवर्सिटीज़ हैं उनको हम कैसे यूनाइट कर सकते हैं। तो उनमें से जो अगर हम देखें तो जो वास्ट कॉमन कंट्रीज़ हैं उनमें इंडिया है, और जहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, है ना, रिलीजन्स भी होते हैं, रीजन्स भी हैं। तो ये जो पावर्स हैं उनका कैसे शेयरिंग किया जाता है, पावर शेयरिंग कैसे होती है ना, और हमारे देश के अंदर उनका किस प्रकार का अरेंजमेंट है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे।
Let us begin with the Constitution. India had emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. Soon after independence, several princely states became a part of the country. The Constitution declared India as a union of states. Although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principles of federalism. Okay, अब हम शुरुआत करते हैं संविधान से। मैंने शुरू में बताया आपको कि संविधान क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड इन विच द पावर्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड एज वेल एज द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स हैज ऑल्सो डिटरमाइंड। ओके, तो संविधान ये कहता है। अब संविधान के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो भारत में जब संविधान बना, संविधान कब बना? क्योंकि हमने एक बहुत लंबा संघर्ष किया स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, और एक जो खूनी संघर्ष था, एक जो ब्लडी जो स्ट्रगल रहा हमारे लीडर्स का, तो वो उस संघर्ष के बाद हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1947 में। जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद जो अनेक जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो कंट्री के पार्ट बने, है ना, वो हिस्सा बने, और संविधान में ये घोषित किया गया कि भारत जो है वो क्या होगा, एक यूनियन ऑफ स्टेट होगा। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है, वो राज्यों का संघ है। तो संविधान में जब ये घोषित किया गया तो उसमें वर्ड जो फेडरेशन है उसका उपयोग नहीं किया गया था, बल्कि इंडिया जो है वो यूनियन के बेसिस पर नहीं, वो प्रिंसिपल्स के बेसिस पर फेडरलिज्म होगा। यानी कि वो सिद्धांतों के आधार पर वहाँ पर जो है संघात्मक व्यवस्था होगी, न कि किसके आधार पर, इंडियन यूनियन के आधार पर, फेडरेशन के आधार पर नहीं, सॉरी, है ना, फेडरेशन के आधार पर नहीं, बल्कि फेडरल के प्रिंसिपल के आधार पर जो है वहाँ एक संघात्मक व्यवस्था रहेगी। लेट अस गो बैक द 7 फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव। हम इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था। वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम देख सकते हैं कि ये सभी जो विशेषताएँ हैं, जो प्रावधान हैं, वो भारतीय संविधान पर क्या होते हैं, वो अप्लाई होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट। द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग the Union of India and the state governments. Later a 3rd tier of the federalism was added in the form of panchayat and municipalities. As in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction. The constitution clearly provided a 3-fold distribution of legislative powers between the union government and the state governments. Thus it contains 3 lists. तो जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा, हमने उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है कि नहीं। और जो हमारा संविधान है वो ओरिजिनली क्या है कि वो 2 प्रकार की सरकार जो है वो प्रोवाइड करता है, एक यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा जो हम इसको कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब उसके बाद जैसे मैंने कहा कि बाद में एक तीसरा टायर और बना जिसको हम क्या कहते हैं, पंचायती राज, है ना, या लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो जो पंचायती जो व्यवस्था आई म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर, ग्राम पंचायत के अंदर, तो ये एक फेडरेशन के रूप में बना। ये अलग अलग जो टायर्स हैं उनको सेपरेट रूप से जो क्या किया जाता है, उनका एंजॉय किया जाता है या उनका उपयोग किया जाता है। और जो संविधान है उसमें क्लियरली 3 जो फोल्ड बनाए गए हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर्स को क्या किया गया, उनका बंटवारा किया गया है, किसके बीच में, यूनियन गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो इनमें जो सबसे पहला आता है वो आता है यूनियन लिस्ट, इसको हम बोलते हैं संघ सूची, है ना, या केंद्रीय सूची भी इसको कह देते हैं। Union list includes subject of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communications and currency. They are included in this list because we need a uniform policy on these matters throughout the country. The union government alone can make law relating to the subjects mentioned in the union list. तो जो यूनियन लिस्ट होती है जिसको हम संघ सूची कहते हैं, उसमें जो है सभी नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं जो कि राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं, जैसे डिफेंस है, क्योंकि डिफेंस जो मिनिस्ट्री होता है वो कहाँ पर होता है, स्टेट गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट में होता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट में होता है, क्योंकि राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा करने का दायित्व जो है वो किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। फॉरेन अफेयर्स होता है, यानी कि जो विदेशी मामले होते हैं, बैंकिंग होता है,
करेंसी होता है, कम्युनिकेशन होता है। आप देखेंगे कि बैंकिंग जो सिस्टम है वो कौन चलाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में कौन होता है, आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही हमारे देश में क्या होता है, करेंसी जारी करने का अधिकार होता है। करेंसी जो हम यूज़ करते हैं, जो नोट या पैसा जो भी यूज़ करते हैं वो कौन जारी करता है, आरबीआई जारी करता है। आरबीआई किसके अंडरटेकिंग में काम करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में काम करता है। ये सभी जो सब्जेक्ट जो इस लिस्ट में हैं, क्योंकि हमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की नीड होती है, जो कि जितने भी जो मैटर्स होते हैं पूरे कंट्री के अंदर, उस पर कौन कानून बनाता है, वो यूनियन जो गवर्नमेंट होती है वो कानून बनाती है। यूनियन गवर्नमेंट अकेले जो है उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बना सकती है जो यूनियन लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। इसमें करीब 100 सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, अराउंड 100 सब्जेक्ट्स included in the union list, and you can check the all subjects in the union list at the internet। आप इंटरनेट पे जाएँ तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यूनियन लिस्ट के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। अराउंड 100 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। दूसरा होता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो है स्टेट के जो सब्जेक्ट होते हैं वो कंटेन होते हैं, जहाँ पर लोकल इम्पोर्टेंस के हैं, जैसे पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है। ये सभी किसके सब्जेक्ट हैं, ये स्टेट के सब्जेक्ट्स होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ये सभी स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं, है ना, और उन्हीं के सब्जेक्ट हैं। तो जो हमारा स्टेट लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो करीब करीब जो है 66 विषय आते हैं, 66 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं। यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन दिस लिस्ट। जो स्टेट के जो सब्जेक्ट होते हैं उन पर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कानून बना सकती है। इफ़ देयर लॉ कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, यदि उन दोनों का जो कानून है एक दूसरे से क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट करता है, तो द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। तो उस पर जो है सबसे ज़्यादा अगर हम कहें जो इम्पैक्ट रहेगा वो किसका रहेगा, यूनियन गवर्नमेंट का रहेगा। वॉट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट। अब ऐसे कौन से विषय हैं जो इन दोनों लिस्ट में शामिल नहीं हैं, तो और सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन was made according to our constitution, the union government has the power to legislate on these residuary subjects। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जो कि जिन पर अगर हम कहें तो उनमें ना तो वो स्टेट में आते हैं, ना कॉन्करेंट में आते हैं, ना ही वो यूनियन लिस्ट में आते हैं, ठीक है। एक मैं यहाँ पर चीज़ बताना आपको भूल गया कि जैसे मैंने यूनियन लिस्ट के बारे में चर्चा की, स्टेट लिस्ट के बारे में चर्चा की, ठीक है। यहाँ पर जो मैं भी आपको बता रहा था, जैसे फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन है, मैरिज है, एडॉप्शन है, सक्सेशन है, ये जो पार्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट के पार्ट है ना, स्टेट लिस्ट के नहीं है, सॉरी, ठीक है। क्योंकि स्टेट लिस्ट जो होती है यहाँ पर शायद मेरे हिसाब से ये पेज इन्होंने गायब कर दिया, बीच में से पेज नहीं है, क्योंकि स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें पुलिस होता है, ठीक है, ट्रेड होता है, कॉमर्स होता है, एग्रीकल्चर होता है और इरिगेशन होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के प्रोविजंस होते हैं, ठीक है। जबकि अगर आप देखेंगे जो कॉन्करेंट लिस्ट के हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में करीब 47 सब्जेक्ट आते हैं, तो वो सभी इसमें है फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, इनके ऊपर दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, सेंट्रल और स्टेट को। जबकि जो स्टेट लिस्ट के जो लॉ होता है उस पर केवल स्टेट को ही कानून बनाने का राइट होता है, ठीक है ना। वॉट अबाउट सब्जेक्ट, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पर हम जब जैसे कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ना, तो जब ये कंप्यूटर के हमारे यहाँ कंप्यूटर रिवॉल्यूशन आया, आईटी रिवॉल्यूशन हुआ 1985 में, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार के सब्जेक्ट्स को इंक्लूड नहीं किया गया था। लेकिन हमारे संविधान के अनुसार जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर्स होती हैं कि वो इस प्रकार के सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बना सकती है, जो ना तो स्टेट में है, ना वो कॉन्करेंट में है और ना ही वो यूनियन में है। तो इस प्रकार के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसको होता है, यूनियन गवर्नमेंट को होता है। We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units।
thus all states in the Indian Union. We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal powers to its constituent units. Thus, all states in the Indian Union do not have identical powers. Some states enjoy special status. States such as Assam, Nagaland, Arunachal, and Mizoram enjoy special powers under certain provisions of the Constitution of India, Article 371, due to their peculiar social and historical circumstances. These special powers are especially enjoyed in relation to the protection of land right of indigenous peoples, their culture, and also preferential employment in government services. हमने नोट किया है ऊपर कि बहुत सारे ऐसे फेडरेशंस हैं जो कि होल्डिंग टुगेदर से फॉर्म किए गए हैं, है ना, और जो कि इक्वल पावर्स नहीं देते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को। यद्यपि जो सभी राज्य होते हैं इंडियन यूनियन में उनके पास आइडेंटिकल पावर्स नहीं हैं। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास स्पेशल पावर्स हैं, जैसे आसाम है, नागालैंड है, अरुणाचल है, मिज़ोरम है। ये सभी स्पेशल पावर्स का क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि इनको जो स्पेशल पावर्स दी गई हैं वो संविधान के आर्टिकल 371 के अंतर्गत दी गई हैं, क्योंकि कुछ ऐसे वहाँ पर सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस के कारण, है ना। ये जो स्पेशल पावर्स उनको जो दी गई हैं वो उनकी प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स और इंडिजीनियस पीपल्स के आधार पर दी गई हैं। उनकी जो संस्कृति है ना, उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट है और गवर्नमेंट सर्विसेज में उनके लिए उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स, भारतीय जो परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं हैं ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर। तो वहाँ पर क्या है, वो ना तो भूमि खरीद सकते हैं, ठीक है, उस स्टेट के अंदर, और ना ही वो घर खरीद सकते हैं। सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। कुछ इसी प्रकार के जो स्पेशल जो प्रोविजंस हैं वो कुछ अन्य राज्यों के लिए भी हैं भारत में। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। दीज आर एरियाज which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing states. These areas like Chandigarh or Lakshadweep or the capital city of Delhi are called union territories. These territories do not have the power of a state. The central government has special powers in running these areas. कुछ ऐसी यूनिट्स हैं भारतीय यूनियन में जो कि बहुत छोटी शक्तियों का उपयोग करते हैं ना, ऐसे कुछ क्षेत्र हैं और जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बने हैं, लेकिन वो क्या है, एग्जिस्टिंग स्टेट हो सकते हैं ना, उनको बनाया जा सकता है इन फ्यूचर। तो ऐसे जो एरिया हैं जैसे चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है या दिल्ली है, तो इनको क्या कहा जाता है, यूनियन टेरिटरीज़ कहा जाता है। ये जो टेरिटरीज़ होती हैं उनके पास स्टेट की पावर्स नहीं होती हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो उनको कुछ विशेष शक्तियाँ दे करके उन क्षेत्रों का संचालन करती है, उनको चलाती है। क्योंकि हमारे देश में इस समय 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो जो यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, जबकि हमारे यहाँ 28 स्टेट्स जो होते हैं वहाँ पर स्वयं वहाँ जो है राज्य सरकारें होती हैं और वो राज्य सरकार जो होती है वो उस राज्य को चलाती है। This sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution. It is not easy to make change to this power sharing arrangement. The parliament cannot on its own change this arrangement. Any change to it has to be first passed by both the house of parliament with at least 2/3 majority. Then it has to be ratified by the legislatures of at least half of the total states. ये जो पावर शेयरिंग होता है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो उसका कुछ एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये आसान भी नहीं है ना, इस प्रकार के जो परिवर्तन करना जहाँ पर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होता है, तो पार्लियामेंट जो होती है वो इस अरेंजमेंट में बदलाव नहीं कर सकती है। एक केवल जो परिवर्तन होता है, पहले दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जो है कानून पास किया जाता है, वो भी 2/3 बहुमत से, तभी उसमें क्या है कोई परिवर्तन किया जा सकता है। और जो लेजिस्लेचर होती है वहाँ पर अगर हम देखें एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, है ना, और करीब आधे राज्यों के द्वारा, देश के करीब आधे राज्यों के द्वारा वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ से भी उसको पास कराया जाता है। जैसे अभी रिसेंटली अपने देखा कि
कि जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, है ना, उसको राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अभी उसको क्या बना दिया गया है, उसको यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज बने। तो जो दोनों यूनियन टेरिटरीज का जो गठन किया गया है, उसके लिए पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी से प्रस्ताव पास किया गया, ठीक है। तब जाकर के यूनियन टेरिटरीज का क्या हुआ, गठन हुआ, और फिर उसको अन्य स्टेट्स की जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज का भी क्या मिला है, समर्थन मिला है। The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of the constitutional provisions and procedures. In case of any dispute about the division of powers, the High Court and the Supreme Court make a decision. The union and the state government have the powers to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them. तो जुडिशरी जो है हमारे देश की जो न्यायपालिका है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है प्ले करती है, जहाँ पर इस प्रकार का कोई एक किसी भी लॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या प्रोसीजर्स होते हैं, किसी भी केस में अगर दोनों ही गवर्नमेंट के बीच में पावर्स को लेकर के अगर कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस कंडीशंस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को राइट होता है कि वो उसमें निर्णय देते हैं। तो यूनियन और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके पास जो पावर्स होती हैं, तो रिसोर्सेज को लेकर के वो उसका मुद्दा उठा सकते हैं, टैक्सेस को लेकर के, ठीक है। तो सरकार के पास जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या उनको जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की गई हैं प्रत्येक सरकार के लिए, उनको लेकर के अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट उसके वर्क में इंटरफेयर करती है, तो वो उनके खिलाफ जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मोस्टली सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है, सुनवाई करता है। तो कहने का मतलब यह है कि केंद्र और राज्य के जहाँ भी संबंधों की बात आती है, या केंद्र या राज्य के बीच में पावर्स को लेकर के कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो उस कंडीशंस में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार होता है कि वो उस मामलों की सुनवाई करती है और अपना निर्णय देता है। तो इसमें जो है जुडिशरी का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रोल होता है। अब हम यहाँ देखेंगे इंडिया 1947, भारत में जो है, भारत जो है 1947 में भारत की क्या स्थिति रही। बहुत सारी जो है प्रिंसली स्टेट्स थे भारत के अंदर, और करीब करीब अगर आप देखें तो 562 प्रिंसली स्टेट्स थे पूरे इंडिया में। तो उन सबको इंडियन यूनियन में क्या किया गया, उसको मर्ज किया गया, मिलाया गया। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया था देश का 1947 में, तो उनकी ड्यूटी ये थी कि पूरे भारत को एक यूनाइट करना है ना, इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट बनाना है। और ये प्रक्रिया जो है एनेक्सेशन की काफ़ी लंबे समय तक चलती रही, और फाइनली जो है जितने भी जो राज्य थे उनको, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, उन सबको भारतीय संघ में विलय कर लिया गया। तो ये पूरी प्रक्रिया रही। अब हम चर्चा करेंगे हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। नेक्स्ट सेक्शन में हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है।